हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। इसके हम देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था कंप्लीट। अब हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो हम अभी देख रहे हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन रेशियोज के फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट में अप्लाई करते जाना है। चलिए, तो करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी दी हुई हैं 1,75,000। उसका करंट रेशियो दिया है 2:1। इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर। हमें क्या बोला गया है कि हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट। तो क्लियरली एज यू कैन सी यहाँ पर हमें करंट लाइबिलिटीज दी हुई हैं लेकिन करंट असेट्स नहीं दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। करंट रेशियो is equal to current assets divided by current liabilities ठीक है। तो करंट रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया। यहां पर हम लिख लेते हैं 2/1। करंट असेट्स हमें पता नहीं है तो यहां पर लिख लेंगे करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। देखो कितनी दी हुई है यहाँ पर, 1,75,000। तो 1,75,000, ठीक है। तो अभी एग्जिस्टिंग करंट असेट्स हमारे कितने हैं बिफोर द ट्रांजैक्शंस। तो करंट असेट्स इज इक्वल टू 1,75,000 इंटू 2। ये यहाँ चला जाएगा तो 1,75,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 3,50,000। तो करंट असेट्स आपके आ गए 3,50,000, ठीक है। तो ये अभी एग्जिस्टिंग सिनेरियो है, एग्जिस्टिंग करंट असेट्स हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, हमें निकालना है करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट, ठीक है। मतलब जब हमने 30,000 रुपए क्रेडिटर को पे कर दिया उसके बाद करंट रेशियो क्या होगा। चलो, तो यहां पर हम लिख लेते हैं करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स 3,50,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज 1,75,000। ये हमें अभी एग्जिस्टिंग है, करंट दिया हुआ है जो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज। अब 30,000 जब क्रेडिटर को पे करोगे तो दो इंपैक्ट कहाँ कहाँ आएंगे, ध्यान से। जब क्रेडिटर को पे करोगे तो क्रेडिटर हमारे सर से बोझ उतर रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिटर कम हो रहे हैं। तो अगर क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, करंट लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि करंट लाइबिलिटी और करंट असेट पे कहाँ इंपैक्ट आ रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन से, ठीक है। दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, भाई क्रेडिटर को पैसा दे रहे हैं, जेब से पैसा जा रहा है, कैश कम हो रहा है, ठीक है। तो कैश अगर कम होगा तो मतलब करंट असेट कम हो रहा है। तो इस केस में दोनों ही करंट लाइबिलिटी और करंट असेट दोनों आपके कम हो रहे हैं, कितने से, 30,000 से। तो -30,000 करंट असेट्स में कर दोगे, -30,000 करंट लाइबिलिटीज से कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 3,20,000 आपका हो जाएगा करंट असेट्स डिवाइडेड बाय 1,75,000 में से जब 30,000 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1,45,000, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लो, कितना हो गया, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,45,000। ये हो जाएगा आपका 2.21:1। तो आपका करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं आफ्टर पेमेंट टू द क्रेडिटर, हो जाएगा 2.21:1। समझ में आ गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। रेशियो ऑफ करंट असेट्स 3 लाख टू करंट लाइबिलिटीज 2 लाख इज 1.5:1, ठीक है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज दी हुई हैं उसका रेशियो आ रहा है करंट रेशियो 1.5:1। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। अब अकाउंटेंट बोल रहा है कि भाई आइडल रेशियो करंट रेशियो 2:1 होता है, तो हम यही मेंटेन करेंगे, ठीक है। कैसे मेंटेन करेंगे, बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। उसने बोला कि हम एक हिस्सा करंट लाइबिलिटीज का पे ऑफ कर देंगे, ठीक है, एक अपनी उधारी चुका देंगे, ठीक है। कितनी उधारी चुकाएंगे वो हमें कंप्यूट करना है। तो कंप्यूट अमाउंट ऑफ द करंट लाइबिलिटीज दैट शुड बी पेड सो दैट करंट रेशियो हमारा 2:1 बन जाए, ठीक है। तो कितना आप करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करोगे, किस हद तक पे ऑफ करोगे कि आपका करंट रेशियो जो है वो 1.5:1 से 2:1 बन जाए, ये आपको निकालना है।
समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब यहां पर अभी क्या है, 1.5:1 है, हमें कितना रखना है, 2:1। ठीक है, तो आपको करंट रेशियो 2:1 करना है। ठीक है भाई, करंट एसेट्स अभी एग्जिस्टिंग कितने हैं, 3 लाख है, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज अभी एग्जिस्टिंग कितनी है, 2 लाख है। तो हमें कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन करना है जिसमें हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं, लेकिन कितना पे ऑफ कर रहे हैं वो हमें निकालना है। तो अभी नहीं पता, ठीक है, उसको हम क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं लेट द पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज टू बी पेड इज इक्वल टू x। ठीक है, तो जो हमें पार्ट लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है उसको हम x मान के चल रहे हैं। तो अगर आप लाइबिलिटीज को पे ऑफ करोगे, ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी कम होगी, इसलिए यहाँ पे भी -x होगा। उसको पे ऑफ करने के चक्कर में आपका कैश या बैंक अकाउंट कम होगा। ठीक है, तो आपके करंट एसेट्स में से भी -x हो जाएगा, उतना ही अमाउंट। समझ में आ रहा है? इससे जस्ट पहले वाले हमने क्वेश्चंस देखे थे, उसमें हमने देखा था ये चीज़। ठीक है, हमने माइनस क्रेडिटर को पेमेंट किया तो हमने माइनस डिनोमिनेटर में भी किया और माइनस न्यूमरेटर में भी किया। समझ में आ गया इतना? ये आपकी इक्वेशन बन गई, बस अब सॉल्व कर लो। ये आपका यहाँ चला जाएगा, तो 2 × 2 लाख -x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 लाख -x। आया समझ में? ये यहाँ पर चला जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो आपके 3 लाख -x हो जाएगा। और ये 2 × 2 लाख -x सॉल्व कर लो, तो 2 × 2 लाख कितना हो गया, 4 लाख। 4 लाख -2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 लाख -x। फर्दर हम सॉल्व करते हैं, 2x को यहाँ पर ले आते हैं और 3 लाख को वहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख -3 लाख दैट इज 1 लाख, और 2x - x दैट इज x। तो 1 लाख इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 1 लाख आ गया आपका। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जो पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज पे करना है वो x दैट इज 1 लाख अमाउंट की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। अब आप भले ही चेक कर लो, देखो आपकी 1 लाख जब आप करंट एसेट्स में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख, और 2 लाख में से जब 1 लाख लाइबिलिटीज में से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 लाख। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 2:1 रेशियो आ गया आपका करंट रेशियो जो मेंटेन करना था। तो क्लियरली जो पार्ट लाइबिलिटीज आपको पे करनी है, x इज इक्वल टू आपका 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर हो गया इतना? बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज इज 2.5:1। तो अभी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज जो दिए हुए हैं उसका रेशियो भी दिया हुआ है। अब फर्म को मेंटेन करना है करंट रेशियो 2:1 बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे 2:1 रेशियो मेंटेन करना है, किस तरह से, हम गुड्स और खरीद लेंगे ऑन क्रेडिट। तो अभी हमें नहीं पता गुड्स ऑन क्रेडिट कितना होने वाला है, उसको हम x मान लेंगे। कंप्यूट अमाउंट ऑफ गुड्स दैट शुड बी परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो हमें ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट का करना है ये हमें निकालना है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ गुड्स टू बी परचेज्ड ऑन क्रेडिट बी x। ठीक है, फिर x मान लिया हमने, जो अमाउंट ऑफ गुड्स हमें परचेज करने हैं क्रेडिट पे। अब हमें कितना रेशियो मेंटेन करना है, 2:1 रेशियो मेंटेन करना है। ठीक है, तो करंट रेशियो हो जाएगा 2/1। करंट एसेट्स अभी कितने हैं, 8,75,000 है, तो 8,75,000 करंट एसेट्स हैं, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 3,50,000 है, तो 3,50,000 की करंट लाइबिलिटीज हैं। अब अगर हम गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, सपोज x अमाउंट ऑफ गुड्स खरीदते हैं,
तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा, स्टॉक बढ़ेगा तो करंट एसेट बढ़ेगा, तो प्लस एक्स यहाँ कर दो। अब उन गुड्स को हमने खरीदा है क्रेडिट पे, उधारी पे, तो उधारी मतलब बोझ बढ़ रहा है, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, मतलब करंट लाइबिलिटीज बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी प्लस एक्स कर देंगे। बस बन गई आपकी इक्वेशन। अब सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3,50,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8,75,000 प्लस एक्स। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3,50,000 आपका हो जाएगा 7 लाख प्लस 2x इज इक्वल टू 8,75,000 प्लस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8,75,000 माइनस 7 लाख, तो आपका क्लियरली x कितना आ जाएगा, 1,75,000। ठीक है, तो आपकी अमाउंट ऑफ गुड्स जो आपको खरीदने हैं ऑन क्रेडिट, ताकि आपका करंट रेशियो 2:1 मेंटेन हो जाए, वो अमाउंट ऑफ गुड्स हैं 1,75,000। तो परचेज हमें करने पड़ेंगे गुड्स ऑफ रुपीज़ 1,75,000। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 भी? ठीक है, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है, बढ़े आगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अ फर्म हैड करंट असेट्स ऑफ 5 लाख, इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 1 लाख एंड द करंट रेशियो बिकेम 2:1। डिटर्मिन करंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड। ठीक है, तो एक फर्म के करंट एसेट्स थे 5 लाख के। ठीक है, उसने करंट लाइबिलिटीज 1 लाख की पे ऑफ कर दी उसमें से, और करंट रेशियो बन गया 2:1। समझ में आया? तो यहां पर हमें निकालना है कि करंट लाइबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल बिफोर द पेमेंट एंड आफ्टर द पेमेंट क्या था। क्लियर हुआ इतना? चलो, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना। करंट रेशियो is equal to current assets upon current liabilities। ठीक है, तो अभी आफ्टर पेमेंट, यहां पर हम लिख लेते हैं इसको आफ्टर पेमेंट। ठीक है, आफ्टर पेमेंट हमारा करंट रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया, तो करंट रेशियो 2/1 हो गया। करंट एसेट्स आपके थे कितने, 5 लाख बिफोर पेमेंट थे। ठीक है, लेकिन आपने जब लाइबिलिटी को पे किया, ठीक है, कितना, 1 लाख रुपए की लाइबिलिटीज को पे किया, तो यहां पर हम लिख लेते हैं -1 लाख की लाइबिलिटीज को आपने पे किया। तो जब पे किया होगा तो पैसा गया होगा, कैश कम हुआ होगा, इसीलिए आपकी करंट एसेट्स में से आप -1 लाख कर लोगे। ठीक है, क्योंकि अभी आप आफ्टर पेमेंट, आपको करंट एसेट्स भी आफ्टर पेमेंट वाला कंसिडर करना होगा, करंट लाइबिलिटीज भी आफ्टर पेमेंट वाला करना है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपको दोनों चीजें आफ्टर द ट्रांजैक्शन वाला लेना होगा, जैसे आफ्टर द ट्रांजैक्शन क्या आंसर आ रहा होगा वो वाला लेना है। समझ में आ रही है कहानी? चलो, तो करंट एसेट्स पुराने बिफोर पेमेंट 5 लाख थे, उसमें से 1 लाख की लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी, उतना कैश कम हो गया, वो हमने नेट कर लिया। अब करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट कितनी है, नहीं पता। ठीक है, कुछ भी नहीं पता, पहले कितनी थी बाद में कितनी है नहीं पता, उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं लेट करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट बी एक्स। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 लाख, तो x आपका कितना हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट जो x थी वो कितनी आ रही है, 2 लाख। तो क्लियरली बिफोर पेमेंट कितनी रही होंगी, 2 लाख प्लस 1 लाख जो पेमेंट कर दिया, तो करंट लाइबिलिटीज बिफोर पेमेंट आपकी कितनी हो जाएगी, 2 लाख अगर पेमेंट के बाद कम होने के बाद है, तो कितना आपने कम किया, 1 लाख रुपए की लाइबिलिटीज पे ऑफ की है, तो प्लस कर लो उसको, वापस ऐड बैक कर लो, तो आपकी करंट लाइबिलिटीज बिफोर पेमेंट आ जाएंगी, दैट इज 3 लाख आ जाएगी। आया समझ में? अब आपने यहाँ पर क्या निकाल लिया, करंट लाइबिलिटीज बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट, ये आपको मिल चुका है।
ठीक है, करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट थी 2 लाख और करंट लाइबिलिटीज बिफोर पेमेंट थी 3 लाख। ठीक है, अब इसी तरह से आपको वर्किंग कैपिटल भी बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट निकालना है। चलो तो यहां पर हम निकाल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज ठीक है, तो यहां पर हम निकाल लेते हैं सबसे पहले बिफोर पेमेंट। तो बिफोर पेमेंट आपका हो जाएगा, करंट असेट्स कितने थे बिफोर पेमेंट? 5 लाख थे, समझ में आ रहा है? तो करंट असेट्स थे आपके 5 लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज कितनी थी बिफोर पेमेंट? ये आपने निकाला 3 लाख। तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गया आपका बिफोर पेमेंट? 2 लाख। इसी तरह से अब आफ्टर पेमेंट भी निकाल लो। तो यहां पर वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट, तो यहां पर करंट असेट्स आफ्टर पेमेंट कितने थे? देखो ध्यान से, करंट असेट्स आपके आफ्टर पेमेंट थे 5 लाख माइनस 1 लाख देने के बाद कितना? 4 लाख। और करंट लाइबिलिटीज आपकी आफ्टर पेमेंट कितनी थी? 2 लाख, जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली। तो क्लियरली कितना हो गया वर्किंग कैपिटल? यहां पर भी 2 लाख। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। तो करंट लाइबिलिटीज बिफोर पेमेंट देखो 3 लाख आ रही है, ठीक है, आफ्टर पेमेंट 2 लाख आ रही है, ठीक है, और ये वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट दोनों ही आपके 2 लाख आ रहे हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहां तक क्लियर हो गए सारे क्वेश्चंस? कोई भी डाउट हो अभी तक तो पूछ लो। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो अभी तक आपने फॉर्मूला पुट करके यहां पर आंसर्स निकाला है। अब क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है स्टेट गिविंग रीजन whether the current ratio will improve or decline or will have no effect in each of the following transaction if current ratio is 2:1। तो क्या बोल रहे हैं? अभी करंट रेशियो 2:1 है, ये सारे अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। हमें पूछा गया है कि भाई इस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट होगा करंट रेशियो पे, ठीक है, वो बढ़ेगा, इंप्रूव होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, या इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये हमें इंडिविजुअली हर ट्रांजैक्शन का बताना है और उसके लिए रीजंस भी देते जाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो तो क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, जो अभी कितना है? 2:1 है। ठीक है, अब एक एक करके सिचुएशन देखते हैं। कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, ठीक है, तो हम यहां पर अज्यूम करते हैं, अज्यूमिंग करंट असेट्स इज इक्वल टू 2 लाख। या तो इसको आप ये कर सकते हो कि इसको रफ में भी कर सकते हो, या आप एग्जाम्पल वाइज पूरा सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं हमारी रफ वर्किंग के लिए कि करंट असेट्स 2 लाख है और करंट लाइबिलिटीज 1 लाख है। ठीक है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 2:1 का रेशियो, करंट रेशियो मेंटेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब एक एक सिचुएशन को देखते जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। चलो, सबसे पहला है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स बेसिकली हमारे क्रेडिटर्स थे, उनको हम कैश पे कर रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा? सपोज एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं हमने 10,000 रुपए पे किए। ठीक है, तो 10,000 रुपीज आप कैश पे कर रहे हो, आपका कैश कम हो रहा है, तो इवेंचुअली आपका करंट असेट भी कम हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? आपके ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं, ठीक है, आप अपनी उधारी चुका रहे हो, तो आपकी करंट लाइबिलिटीज भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सॉल्व करके देख लो, ये कितना हो गया? 1,90,000 और ये हो जाएगा 90,000। ठीक है, तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 90,000 कितना हो जाएगा? 2.11:1। ठीक है, ये आपका रेशियो हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि ये आपका इम्प्रूव हो गया है,
2:1 से 2.11:1 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए, क्या आपका हो जाएगा इम्प्रूव, ठीक है। रीजन, यहां पर आपको हर उसका रीजन भी देना पड़ेगा। रीजन है बोथ करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आर reduced by the same amount, ठीक है। दोनों करंट असेट और करंट लाइबिलिटी सेम अमाउंट से रिड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए आपका ओवरऑल रेशियो इंप्रूव हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका ए पार्ट। बिल्स पेबल डिस्चार्ज्ड, ठीक है। तो अगेन बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी है जिसको आप डिस्चार्ज कर रहे हो, मतलब रीपे कर रहे हो, ठीक है। तो ये सेम एग्जाम्पल इस पे अप्लाई हो जाएगा। 10,000 आपने पे किया तो आपका पेमेंट कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो, तो ये करंट असेट कम हो जाएगा। और 10,000 का सपोज अब बिल्स पेबल लाइबिलिटी थी, वो अब रीपे हो रही है, तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो सेम टू सेम यही चीज़ आपकी यहाँ पर भी आ जाएगी पार्ट बी का। यहाँ पर भी आपका रेशियो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे रीजन both current assets and current liabilities are reduced by the same amount, ठीक है। ये हो गया आपका बी पार्ट। चलिए सी पार्ट, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर। तो क्या हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल बेसिकली हमारे डेटर ने बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किया है, ठीक है, उससे हमको पैसा मिलेगा, बट हम क्या कर रहे हैं, हमें क्रेडिटर को पे ऑफ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने असेट को अपनी लाइबिलिटी से एडजस्ट कर रहे हैं। हम अपने बिल रिसीवेबल को किसको दे रहे हैं, क्रेडिटर को। तो डायरेक्टली जब डेटर पेमेंट करेगा तो वो किसको मिल जाएगा, क्रेडिटर को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस केस में क्या हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल कम हो रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि वो आप क्रेडिटर को दे रहे हो, तो इसका मतलब करंट असेट कम हो रहा है। एंड क्रेडिटर भी कम हो रहा है आपका, क्योंकि उसको आप रीपे कर रहे हो बिल रिसीवेबल दे के। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पर भी बिल्कुल सेम यही केस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लोगे सी, इम्प्रूव रीजन लिखेंगे यहाँ पर भी सेम, बोथ करंट असेट्स and current liabilities are reduced by the same amount, ठीक है। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो जो फाइनल डिविडेंड हमने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, शेयर होल्डर्स को बोल दिया कि ये डिविडेंड आपको मिलेगा, तो वो अब हमारे सर पे बोझ बन गया, लाइबिलिटी बन गई, जो हमें शेयर होल्डर्स को देना है। समझ में आ रहा है? तो डिविडेंड डिक्लेयर आपकी लाइबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। अब उसको जब आप पे करोगे, उसको आप पेमेंट कर रहे हो, तो सेम यही चीज होने वाली है। आप जब पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, माइनस हो जाएगा करंट असेट में से वो सेम अमाउंट, और डिविडेंड आपका डिक्लेयर जो है वो लाइबिलिटी साइड पे दिख रहा होगा, वो भी आपका कम हो जाएगा, तो करंट लाइबिलिटीज भी कम हो जाएगी। इस तरह से अगेन आपका रेशियो जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो डी भी आपका हो जाएगा इंप्रूव, ठीक है। यहां पर भी आप रीजन लिख दोगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड reduces
both current assets and current liabilities by the same amount. ठीक है, ये हो गया आपका डी कंप्लीट. ठीक है, अब ई पे आ जाओ. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट. ठीक है, तो अब हम स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक खरीद रहे हैं क्रेडिट पर. तो अभी 2 लाख और 1 लाख करंट एसेट करंट लाइबिलिटी है. इस केस में सपोज हम मान लेते हैं हमने 50,000 का स्टॉक खरीदा. ठीक है, तो स्टॉक खरीदा आपका, इन्वेंट्रीज बढ़ रहा है मतलब करंट एसेट बढ़ेगा, तो प्लस 50,000 हो जाएगा. अब क्रेडिट पे खरीदा, उधारी पे खरीदा, तो उधारी भी बढ़ रही है, क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हैं, तो करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएगी. तो ये कितना हो जाएगा, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000. सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.67:1. ठीक है, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 1.67:1 मतलब आपका रेशियो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. तो यहां पर हम लिख लेंगे ई इम्प्रूव. यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज या डिक्लाइन. रीजन हो जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट increases both current assets and current liabilities hence reducing the overall करंट रेशियो. ठीक है, तो स्टॉक को क्रेडिट पे खरीदने से दोनों आपके करंट एसेट करंट लाइबिलिटी सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, बाय सेम अमाउंट, और उसके कारण ओवरऑल आपका करंट रेशियो जो है वो डिक्रीज हो रहा है. समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन क्रेडिट हो गया आपका. नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर्ड. तो अगेन बिल रिसीवेबल जो आपने एंडोर्स किए थे क्रेडिटर को, वो डिसऑनर हो गए. ठीक है, सपोज आपने 50,000 रुपए का बिल रिसीवेबल एंडोर्स किया था. ठीक है, और 50,000 के क्रेडिटर उससे आपने पे ऑफ कर दिया, ऐसा मान लिया था. अब वो बिल डिसऑनर हो गया, मतलब जिस डेटर को पेमेंट करना था उसने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो बिल डिसऑनर हो गया. अब क्या होगा, वो क्रेडिटर वापस आपकी बुक्स में खड़ा हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, और वो डेटर जिसको आपने बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट कर दिया था उसको आप वापस डेटर्स की तरह दिखाने लगोगे, क्योंकि उससे अभी आपको पैसे लेने हैं, उसने आपको दिया नहीं. समझ में आ रहा है. तो क्रेडिटर और डेटर दोनों बढ़ जाएंगे. इसका मतलब क्या होगा, आपके करंट एसेट्स में भी क्रेडिटर डेटर ऐड हो जाएगा वापस, और करंट लाइबिलिटी में भी क्रेडिटर ऐड हो जाएगा. तो दोनों सेम अमाउंट से आपके वापस ऐड हो जाएंगे. तो अगेन ओवरऑल आपका करंट रेशियो इसको क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा. तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ लिखनी है, एफ में डिक्रीज, रीजन bills receivable endorsed to creditor dishonored increases both current assets and current liabilities by the same amount. Hence, the overall current ratio reduces. ठीक है, समझ में आ गया. इसके बाद यहां एफ तक हो गए ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन नंबर जी आपको दिया है,
परचेज स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, तो यहां पर हमने स्टॉक खरीदा कैश में, ठीक है। तो 2 लाख और 1 लाख करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज थे। अब अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो, सपोज 10,000 का स्टॉक खरीदा, ठीक है, तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, दैट इज करंट असेट्स बढ़ जाएगा। लेकिन उस स्टॉक के बदले आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो कैश जा रहा है, तो इसलिए आपका करंट असेट कम हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, बेसिकली आपका कैश कम हो रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है सेम अमाउंट से, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं, जी पार्ट का लिख लेते हैं हम। तो जी हो जाएगा आपका नो चेंज, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे रीजन, एज वन करंट असेट, ठीक है, ब्रैकेट में स्टॉक इंक्रीजेस and the other current asset bracket में cash decreases by the same amount there will be no effect ऑन करेंट रेशियो, ठीक है। अपने लैंग्वेज में लिखना है, जरूरी नहीं है आपको वर्ड टू वर्ड ऐसा ही लिखना हो, बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको आपको अपने ओन वर्ड्स में फ्रेम करके लिखना होगा, ठीक है। बस सारी बातें आपको प्रॉपरली रीजन आउट करनी पड़ेंगी। चलिए, तो जी भी हो गया। एच देखते हैं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बुक वैल्यू 50,000 फॉर 45,000। तो यहां पर हम लिख लेते हैं अगेन 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये आपके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज हम अज्यूम करके चल रहे थे। अब फिक्स एसेट्स को बेचा, ठीक है, उनकी क्या वैल्यू थी 50,000। तो फिक्स एसेट्स के जाने से जो 50,000 के फिक्स एसेट्स कम हुए, ठीक है, क्या आपके करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट हो गया, ठीक है। तो ये आप भूल जाओ। दूसरा इंपैक्ट क्या है, इसको बेचने के कारण, फिक्स एसेट्स को बेचने के कारण हमें क्या मिला, 45,000 रुपीज का पैसा मिला, कैश मिला, ठीक है। तो कैश बढ़ रहा है, उसके कारण डेफिनेटली करंट असेट पे इंपैक्ट आएगा। तो क्लियरली यहां पे आपका करंट असेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2,45,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 2.45:1। तो आपका क्या हो रहा है, रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंप्रूव। तो यहां पर आप एच लिख दोगे, ट्रांजैक्शन नंबर एच, यहां पर हम लिख लेंगे इंप्रूव, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे रीजन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इंक्रीजेस द करंट एसेट and the current liability remains unchanged. Hence, current ratio increases. ठीक है, ये हो गया आपका H। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट I, ठीक है। तो लास्ट ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बुक वैल्यू 50,000 फॉर 60,000। तो अगेन, ठीक है, यहाँ पर 50,000 का असेट था जो आप 60,000 में बेच रहे हो, ठीक है। तो असेट जो फिक्स एसेट बेच रहे हो, उसको बेचने के कारण करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, हाँ, लेकिन उसको बेचकर जो पैसा मिलेगा, ठीक है, 60,000, वो डेफिनेटली आपके करंट एसेट को बढ़ा देगा। तो अगेन सेम यहाँ पे 45,000 की जगह बस 60,000 हो जाएगा और 2.45:1 की जगह 2.6:1 हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, इम्प्रूव। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आई, ये हो जाएगा आपका इम्प्रूव।
रीजन सेम यही का यही, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स increases the current asset by the sale amount भी लिख सकते हो आप, ठीक है, and the current liabilities remains unchanged. Hence current ratio increases. चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूरा कंप्लीट, ठीक है। सारे ट्रांजैक्शंस का हमने आउटपुट देख लिया कि करंट रेशो पे क्या इंपैक्ट आ रहा है और उसका रीजन क्या होगा। क्वेश्चन 15 क्लियर हो गया, ठीक है। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर आगे बढ़ रहे हैं अब। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द करेंट रेशियो, ठीक है। तो यहां पर भी हमें अलग अलग ट्रांजैक्शन दिए हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन के कारण करंट रेशियो आपका इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या चेंज नहीं होगा। अब इस केस में देखो क्या दिया है, अगर करंट रेशियो 1:1 है, अगर करंट रेशियो 0.8:1 है, इन दोनों ही केसेस में सारे ट्रांजैक्शंस का हमें इंपैक्ट बताना होगा। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं इफ करंट रेशियो इज 1:1, तो ये लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं इफ करंट रेशियो इज इक्वल टू 1:1, ये है आपका केस नंबर 1, ठीक है। अब इस केस में जब करंट रेशियो 1:1 है, तब सारे ट्रांजैक्शंस का क्या इंपैक्ट होगा या हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर 1:1 है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि करंट असेट्स 1 लाख के होंगे, करंट लाइबिलिटीज भी 1 लाख की होंगी, ठीक है, दोनों इक्वल है, तभी 1:1 रेशियो है। चलो, अब सबसे पहले कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, तो यहां पर कैश पे कर रहे हैं हम अपने ट्रेड पेबल्स को, मतलब क्रेडिटर्स को। तो सपोज 10,000 का कैश आपने पे किया, तो उसके कारण करंट असेट कम हो जाएगा और आपके ट्रेड पेबल्स भी कम हो रहे हैं, तो इवेंचुअली करंट लाइबिलिटीज भी कम हो रही है। तो ये 90,000 डिवाइडेड बाय 90,000 हो जाएगा, दैट इज 1:1। आ रहा है समझ में? तो यहां पर क्योंकि आपका 1:1 रेशियो है, तो जब दोनों सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं तो आपके रेशियो पे ओवरऑल कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो यहां पर हम लिख लेंगे सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर ए, नो इफेक्ट, ठीक है। इसका रीजन है एज both the current assets and current liability are reduced by the same amount the current ratio remains the same, ठीक है। ये हो गया आपका ए पार्ट। चलो, अब बी पार्ट पे आ जाते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। तो अब यहां पर अगेन स्टॉक इन ट्रेड को अगर आप खरीद रहे हो ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो स्टॉक को खरीद रहे हो, मतलब सपोज 10,000 का स्टॉक खरीद रहे हो, तो क्या हो रहा है, असेट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे करंट असेट्स आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। और क्रेडिट पे खरीद रहे हो, उधारियां बढ़ रही हैं, मतलब क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, तो करंट लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000, ठीक है। और इस केस में भी रेशियो आपका क्या रहेगा, अनचेंज्ड, 1:1। तो बी भी आपका क्या हो जाएगा, नो चेंज। यहां पर आप लिख लोगे रीजन सेम यही, एज both the current assets and current liabilities
आर इंक्रीजिंग, यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं दोनों, ठीक है, बाय द सेम अमाउंट the current ratio remains the same. ठीक है, तो ए और बी हो गया। सी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन कैश, तो अगर स्टॉक इन ट्रेड ऑन कैश आप खरीद रहे हो तो 1,00,000 रुपए के करंट एसेट्स थे, 1,00,000 रुपए की करंट लाइबिलिटीज थी। अब अगर स्टॉक इन ट्रेड खरीदा तो स्टॉक बढ़ रहा है तो करंट एसेट बढ़ेगा डेफिनेटली। 10,000 का स्टॉक खरीदा सपोज, ठीक है, अब उसको खरीदने के बदले कैश दे रहे हो तो आपका कैश जा रहा है तो करंट एसेट्स कम हो रहा है, तो जितने से करंट एसेट बढ़ रहा है उतनी से करंट एसेट कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है और आप कैश कम हो रहा है और स्टॉक बढ़ रहा है, तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयर विल बी नो चेंज। तो थर्ड का भी क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट। ठीक है, इसका हम लिख देंगे रीजन, एज वन करंट एसेट stock increases and other current asset cash decreases by the same amount, current ratio remains unchanged. ठीक है, तो ये आपका हो गया सी पार्ट। चलो अब डी पार्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। तो जब आप डिविडेंड पेबल को पे कर रहे हो तो क्या हो रहा है, सेम अमाउंट से करंट एसेट भी कम हो रहा है क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, पैसा जा रहा है, और सेम अमाउंट से आपकी करंट लाइबिलिटी भी कम हो रही है क्योंकि डिविडेंड जो पेबल था वो आप पे कर रहे हो, तो दोनों ही कम हो रहे हैं इक्वली, तो अगेन देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, तो डी का भी आप चेंज सेम ही लिख देंगे हम यहाँ पर, नो इफेक्ट, रीजन एज बोथ करंट एसेट्स and current liabilities are reduced by the same amount the current ratio remains unchanged। ठीक है, चलो ये हो गया ए बी सी डी। अब आ जाओ ई पे, बिल्स पेबल डिस्चार्ज। ठीक है, अगेन बिल्स पेबल को डिस्चार्ज कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, करंट एसेट्स भी कम हो रहा है, और क्योंकि बिल्स पेबल लाइबिलिटी है वो भी कम हो रही है, दोनों सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं, तो अगेन सेम नो इफेक्ट होगा इसका भी। ठीक है, तो ए बी सी डी ई सबका नो चेंज आ रहा है। देखो आप सोल्यूशन, तो यहाँ पर ई में भी हम लिख लेंगे नो इफेक्ट, इसका रीजन हो जाएगा एज बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आर reduced by the same amount, there is no change in the current ratio। ये हो गया आपका ई। चलो नेक्स्ट एफ, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। तो बिल्स रिसीवेबल जो थे वो एंडोर्स कर रहे हैं हम क्रेडिटर को, मतलब क्या हो रहा है, एक
करंट असेट था हमारा बिल रिसीवेबल, जो हमें डेटर से पैसा मिलने वाला था, वो हमने बिल रिसीवेबल को एंडोर्स कर दिया, कहाँ पर, क्रेडिटर को दे दिया। मतलब अब जब भी पेमेंट करेगा डेटर डायरेक्टली क्रेडिटर को करेगा। समझ में आ रहा है? तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट असेट भी कम हो रहा है क्योंकि बिल रिसीवेबल आपका कम हो रहा है, और क्रेडिटर भी कम हो रहा है क्योंकि उसको हम बिल रिसीवेबल दे रहे हैं, तो उसका हम एक तरीके से रीपेमेंट कर रहे हैं बिल रिसीवेबल देके। समझ में आ रहा है? तो दोनों करंट असेट करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट से आपके कम हो रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका नो इफेक्ट। यहाँ पर सेम रीजन, एज बोथ करंट असेट्स and current liabilities are reduced by the same amount, there is no change in current ratio। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर। अब जो बिल रिसीवेबल हमने क्रेडिटर को एंडोर्स किया था वो डिसऑनर हो गया, मतलब डेटर ने मैच्योरिटी पे पेमेंट नहीं किया क्रेडिटर को, तो अब क्या होगा, क्रेडिटर वापस बोलेगा कि पैसे लाओ। ठीक है, आपके डेटर ने तो पैसा दिया नहीं, तो अगेन क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, क्रेडिटर वापस से बुक्स में दिखने लगेगा, और आप अपनी बुक्स में डेटर को भी दिखाने लगोगे क्योंकि आपको डेटर से वो पैसे लेने हैं, रिकवर करने हैं, क्योंकि उसने बिल रिसीवेबल मैच्योरिटी पे पेमेंट नहीं किया। तो दोनों आपके करंट असेट भी बढ़ रहे हैं यहाँ पर क्योंकि डेटर क्रिएट हो रहा है वापस से, और क्रेडिटर भी वापस क्रिएट हो रहा है, तो दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए अगेन नो इफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर 1:1 रेशियो है। तो यहाँ सारे ही केसेस में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। रीजन, एज बोथ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज are increasing by the same amount, current ratio remains unchanged। ठीक है, तो आपने देख लिया 1:1 के केस में सारे ही ABCDEFG सारे केसेस में नो इफेक्ट रहा है। ठीक है, तो देखो आंसर, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, तो फर्स्ट केस में सारे ही नो चेंज थे। अब आ जाते हैं सेकेंड केस पे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, अब अगर करंट रेशियो, इफ करंट रेशियो इज इक्वल टू 0.8:1, अब अगर करंट रेशियो 0.8:1 होगा तब आपके क्या आंसर होंगे, तो ध्यान से यहां पर इसको हम रब कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि 0.8:1 है तो आप क्या अज्यूम कर सकते हो, करंट असेट आपका 80,000 होगा, करंट लायबिलिटीज 1 लाख होगी। ठीक है, तो आपका देखो रेशियो 0.8:1 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपने अज्यूम कर लिया। अब सॉल्व करते जाओ। कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, अब ट्रेड पेबल्स को आप कैश पे कर रहे हो 10,000 सपोज, तो 10,000 कैश पे किया, करंट असेट्स कम हो गए, 10,000 से लाइबिलिटीज कम हो गई क्योंकि ट्रेड पेबल्स कम हो गए। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, देखो ये हो जाएगा आपका 70,000 डिवाइडेड बाय 90,000, कितना हो गया, ये हो रहा है आपका 0.77:1। तो क्या हो रहा है, 0.8:1 से रिड्यूस हो रहा है 0.77, तो ये क्या हो रहा है आपका, डिक्लाइन हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका केस नंबर ए, रिड्यूस। ठीक है, अब बाकी रीजंस तो आप लिख सकते हो। रीजन क्या लिख दोगे, बोथ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर रिड्यूसिंग बाय द सेम अमाउंट, हेंस द करंट रेशियो इज रिड्यूसिंग। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अपने वर्ड्स में लिखते जाना। चलो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप स्टॉक इन ट्रेड खरीद रहे हो क्रेडिट पे, तो क्या हो रहा है, आपका स्टॉक बढ़ रहा है, मतलब करंट असेट बढ़ रहा है। ठीक है, 10,000 से सपोज, और क्रेडिट पे खरीदा तो सेम अमाउंट से आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हैं।
तो करंट लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप सॉल्व करके इसको कितना हो जाएगा, ये आपका 90,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 कितना हो जाएगा आपका 0.82:1, ठीक है। तो 0.82:1 क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली बी आपका क्या हो जाएगा, इंप्रूव। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बी, इंप्रूव, ठीक है। रीजन क्या बोल दोगे, क्योंकि आपके करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए आपका करंट रेशियो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो बहुत ईजी है रीजन लिखना, उसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन कैश। मेन आपको क्या समझना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी पे किस तरह से इंपैक्ट होगा, वो एक बार आपको समझ में आ गया तो अपने इमेजिनरी फिगर्स अज्यूम करके आप सॉल्व करके देख लो और आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन कैश, तो जब स्टॉक इन ट्रेड आप खरीद रहे हो कैश में तब क्या होगा, तो देखो 10,000 का स्टॉक खरीदा, स्टॉक बढ़ रहा है तो करंट एसेट बढ़ा, लेकिन उसको खरीदने के लिए कैश जा रहा है तो उतने से करंट एसेट कम हो रहा है। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, जितना करंट एसेट बढ़ रहा है उतना ही कम भी हो रहा है, तो ये आपका नेट ऑफ हो जाएगा। तो आपका रेशियो सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो क्योंकि वन करंट एसेट इज इंक्रीजिंग दैट इज स्टॉक एंड वन करंट एसेट इज रिड्यूसिंग दैट इज कैश, हेंस देयर विल बी नो चेंज इन द करंट रेशियो। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे सी का आंसर नो चेंज, ठीक है। मैं रीजंस आपको जो है मैं आपको ओरली बता रही हूँ, एक एक रीजन लिखकर यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद डी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। अब जब डिविडेंड पेबल जो है वो आप पे कर रहे हो तो 80,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, सपोज 20,000 का डिविडेंड पेबल था, ठीक है। तो वो पे कर रहे हो, पैसा जा रहा है, करंट एसेट्स कम हो रहा है, और डिविडेंड पेबल को पे कर रहे हो तो लाइबिलिटी भी कम हो रही है। तो क्लियरली ये कितना हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 80,000, सॉल्व कर लो कितना हो गया 60,000 डिवाइडेड बाय 80,000, ये हो जाएगा 0.75:1। तो अगेन आपका देखो रेशियो कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, क्योंकि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों रिड्यूस हो रहे हैं सेम अमाउंट से, इसीलिए आपका करंट रेशियो क्या हो रहा है, रिड्यूस, ठीक है। तो डी का आंसर भी मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ई पे बिल्स पेबल डिस्चार्ज, ठीक है। तो सेम यही हो जाएगा, बिल्स पेबल अगर डिस्चार्ज कर रहे हो तो क्या होगा, आपका असेट कम हो जाएगा, करंट असेट, क्योंकि पैसा जाएगा उसको रीपे करने में, और बिल्स पेबल को भी आप कम कर रहे हो रीपे करके, ठीक है। तो आपकी करंट लाइबिलिटी भी कम हो रही है, तो इवेंचुअली आपका करंट रेशियो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम यही रीजन है, और यहाँ पे आप लिख दोगे रिड्यूस, ठीक है। एफ देखो, एफ क्या बोल रहा है, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। तो अब बिल रिसीवेबल अगर आप एंडोर्स कर रहे हो क्रेडिटर को, तो अगेन क्या हो रहा है, क्रेडिटर को पे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल आपका कम हो रहा है क्योंकि आपने वो क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दिया, और क्रेडिटर आपके सर पे से बोझ कम हो रहा है क्योंकि उसको आपने बिल्स रिसीवेबल दे दिया। तो यहाँ पर करंट एसेट करंट लाइबिलिटी दोनों ही कम हो रहे हैं, तो अगेन यही सेम कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आपका केस नंबर जी, बिल्स रिसीवेबल जो एंडोर्स किए थे क्रेडिटर को वो डिसऑनर हो गए। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, 80,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज थे। अब जो बिल रिसीवेबल हमने यहाँ पर एंडोर्स किए थे क्रेडिटर को वो डिसऑनर हो गए, उसको पेमेंट नहीं हो पाया, तो वापस वो हमारी बुक्स में क्रेडिटर बढ़ जाएगा, ठीक है। कितने से, 10,000 से, आ रहा है समझ में। और वापस से आपको डेटर भी बढ़ा दोगे आप, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया, तो ये कितना हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 कितना हो जाएगा 0.82, ठीक है। तो अगेन आपका 0.8 से 0.82 हो गया, मतलब इंप्रूव हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं सेम अमाउंट से, इसलिए आपका ओवरऑल करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके केसेस अगर करंट रेशियो 0.8:1 है। तो देख लो यहाँ पर केस नंबर 2 का क्या है, रिड्यूस इंप्रूव नो चेंज, रिड्यूस रिड्यूस इंप्रूव नो चेंज रिड्यूस, एंड देन रिड्यूस रिड्यूस इंप्रूव। तो यहाँ पर देख लो रिड्यूस रिड्यूस इंप्रूव। तो परफेक्टली आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है,
जल्दी से देख लो, नोट कर लो, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। आपको इसी तरह से प्रॉपर रीजनिंग के साथ ये दोनों ही सॉल्व करने हैं केसेस। अगर करंट रेशियो 1:1 है, ABCDEFG सारे केसेस का रीज़न बताना है और उसका इम्पैक्ट बताना है। और सेम सेकंड, इफ करंट रेशियो 0.8:1 है तो ABCDEFG इम्पैक्ट बताना है और उसके रीजंस बताने हैं। ठीक है, रीजंस हमने ओरली डिस्कस कर लिए, यहाँ पर लिखा नहीं, तो वो आप खुद लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 17, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का भाई क्या फॉर्मूला होता है? बस करंट असेट्स की जगह आपको क्या लेना है, लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स। तो लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है। करंट असेट्स दिए हैं, इन्वेंट्रीज दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो क्विक असेट्स क्या होते हैं यहाँ पर? क्विक असेट्स का फॉर्मूला क्या था? करंट असेट्स में से जब आप CPAA माइनस कर दोगे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर करंट असेट्स देखो टोटल दिए हुए हैं आपको कितने, 2 लाख रुपए के। तो 2 लाख में ये ऑलरेडी ट्रेड रिसीवेबल भी आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसको आप अलग से यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं करोगे। तो 2 लाख रुपए के करंट असेट्स हैं, माइनस इन्वेंट्रीज 50,000, माइनस 10,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो 2 लाख में से जब आप 60,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1,40,000। तो 1,40,000 क्या हो जाएगा आपके क्विक असेट्स। तो क्विक असेट्स आपको मिल गए। इसके बाद आपको दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज कितना, 70,000। तो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 70,000। तो बस अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लो। क्विक असेट्स हो गए आपके 1,40,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज हो गई 70,000। तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। बस इतना सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो लिक्विड रेशियो आ गया आपका 2:1। बढ़े आगे, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्विक असेट्स 3 लाख के दिए हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पर, इन्वेंट्री दी हुई है 80,000 की, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं 20,000 के, और वर्किंग कैपिटल दिया है 2,40,000। हमें यहाँ पर निकालना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। चलो तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले करंट असेट्स निकालने हैं, तो करंट असेट्स कैसे निकलेंगे, अगर क्विक असेट्स आपके कैसे निकलते हैं, करंट असेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करके। तो अगर आप क्विक असेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड कर दोगे तो आपके करंट असेट्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं करंट असेट्स इज इक्वल टू क्विक असेट्स प्लस इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो क्विक असेट्स कितने हैं, देखो यहाँ पर क्विक असेट्स हैं आपके 3 लाख, उसमें आप 80,000 की इन्वेंट्री और 20,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड करोगे तो 3 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000, टोटल कितना हो गया ये आपका 4 लाख। तो करंट असेट्स आपके हो गए टोटल 4 लाख के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 लाख करंट असेट्स। अब आपको निकालना है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कैसे निकालोगे, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया है 2,40,000। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूले में हम पुट कर लेंगे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज
ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कितना दिया है 2,40,000 इज इक्वल टू करेंट असेट्स हमने निकाल लिए 4 लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, करंट लाइबिलिटीज को यहाँ पे भेज देते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 2,40,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, तो 1,60,000 आपकी क्या आ गई, करंट लाइबिलिटीज आ गई। तो बस सॉल्व कर लो इसको, 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000, तो ये आ जाएगा आपका 2.5:1। तो 2.5:1 हो गया आपका क्या, करंट रेशियो। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 18, बहुत सिंपल था ये भी। बढ़े आगे अब, चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। करंट असेट्स दिए हुए हैं 6 लाख, इन्वेंट्रीज 1,20,000, वर्किंग कैपिटल 5,04,000। हमें निकालना है क्विक रेशियो। चलो तो क्विक रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्विक असेट्स। तो क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स में से माइनस कर देंगे हम। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, CPAA में से क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, बाकी प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस टैक्स वगैरह कुछ दिया नहीं है। तो बस करंट असेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर करंट असेट्स कितने दिए हुए हैं 6 लाख और इन्वेंट्रीज कितनी दी है 1,20,000। तो 6 लाख माइनस 1,20,000, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4,80,000। 4,80,000 आपके क्या आ गए, क्विक असेट्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4,80,000। अब आपको क्या चाहिए, करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल दिया है, तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से करंट लाइबिलिटीज निकाल लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज तो वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा आपका 5,04,000 इज इक्वल टू करंट असेट्स कितने थे 6 लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 5,04,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 लाख माइनस 5,04,000, ये आपका आ जाएगा 96,000। तो 96,000 आपकी करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 96,000। बस अब क्विक रेशियो निकाल लो, करंट क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ दैट इज 4,80,000 डिवाइडेड बाय 96,000, ये हो जाएगा आपका 5:1। ठीक है, तो 5:1 आपका आ जाएगा क्विक रेशियो क्वेश्चन नंबर 19 में। पूछ लो एक बार, कोई भी डाउट हो तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बढ़े आगे, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, करंट लाइबिलिटीज है कंपनी की 6 लाख, उसका करंट रेशियो दिया है 3:1 एंड लिक्विड रेशियो दिया है 1:1। हमें निकालना है क्या, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो बड़ा इजी है, देखो यहां पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो करंट रेशियो आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है यहाँ पर करंट रेशियो 3:1 है और करंट लाइबिलिटीज भी दी हुई है 6 लाख। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3:1
करंट एसेट्स हमें पता नहीं है और करंट लाइबिलिटीज हमें दी है 6 लाख। तो क्लियरली इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 इंटू 6 लाख। ठीक है, 6 लाख यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 18 लाख। ठीक है, तो आपने करंट रेशियो से करंट एसेट्स निकाल लिए। इसी तरह अब क्विक एसेट्स के फॉर्मूले में पुट करो, क्विक रेशियो के फॉर्मूले में पुट करो। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो क्विक रेशियो देखो कितना दिया हुआ है आपको, क्विक रेशियो दिया है आपको, लिक्विड रेशियो दिया है 1:1। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 1/1 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 6 लाख। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है, तो क्लियरली करंट एसेट्स पता चल गए, उसमें से आप कुछ माइनस करोगे, इन्वेंट्रीज जब माइनस करोगे तो आपके क्विक एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्लियरली इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, करंट एसेट और क्विक एसेट्स का डिफरेंस। तो यहां पर हम लिख लेंगे इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। कितना हो जाएगा, करंट एसेट्स आपके आ गए 18 लाख माइनस क्विक एसेट्स आ गए 6 लाख, तो आपकी इन्वेंट्रीज कितनी आ जाएगी, 12 लाख। ठीक है, तो देखो आंसर आ गया, इन्वेंट्रीज आपके आ गई 12 लाख। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 भी। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, इधर उधर मिसिंग फिगर्स दिए होंगे, आपको सिर्फ अपने फॉर्मूले को दिमाग में रखना है और किस तरह से आपको मिसिंग फिगर्स निकालने हैं, बस उसका आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो आई होप आज हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इनमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बचे हुए जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है करंट रेशियो और क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो से रिलेटेड, वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।